Hello everyone, this is Yatin Agarwal and I am a second year student at IIT Roorkee. Also, I'm your physics वाला mentor at प्रयास बैच एंड जैसा कि आप जानते हैं अपनी जो सेशन की सीरीज़ है इसके अंदर अपन ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि आपकी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों जो क्वेरीज आती हैं उनके ऊपर फोकस करता है एंड जिससे कि आपकी जेई जर्नी स्मूथ भी बन सके। तो आज के इस सेशन के अंदर अपन बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त क्या अप्रोच रखनी चाहिए कि जिससे कि आप उनको बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएँ, या फिर आपकी अगर ऐसी प्रॉब्लम रहती है कि समझ में आने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, देन आपका आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट चीज़ आएगी कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, की न्यूमेरिकल सॉल्व भी कैसे करना है। तो उससे पहले कुछ बातें इंपॉर्टेंट जाननी ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व नोट्स क्वेश्चन बिफोर सॉल्विंग एनी मटेरियल। फर्स्ट सॉल्व और रिवाइज योर नोट्स और क्लासरूम क्वेश्चंस। दिस हेल्प्स इन रिमेंबरिंग एंड बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट। अब आपको कोई भी मटेरियल या फिर अपना मॉड्यूल होगा, एक्सटर्नल बुक हो, कोई सी भी चीज़ करने से पहले सबसे पहला काम करना है अपने जो आपने नोट्स के क्वेश्चंस हैं या फिर कॉन्सेप्ट हैं उनको सॉल्व करना है खुद से। कि भाई आप जैसे आज अभी पढ़ कर आए, आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, उसके ऊपर सर ने जो जो क्वेश्चन कराए अगर उनको करो। क्यों? क्योंकि यार आप किसी भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट का जो पहला क्वेश्चन देखते हो ना आपका आपके सामने, वो वही होता है जो आपको क्लास में कराया जाता है। तो उस क्वेश्चन को समझने में अगर आप उसको अच्छे से समझ लेते हो, कर लेते हो ना, तो आपको एक तो वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करेगा। सेकंड चीज़, आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। तो इसलिए मेरा तो ये सजेशन रहता है सबसे पहले आपको अपने नोट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है आते ही घर पे आते ही। वो उसको देखना आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा। नाउ सेकंड चीज़ आएगी अपने पास कि कीप अ क्लॉक और स्टॉप वॉच विथ यू। सॉल्विंग क्वेश्चंस विदाउट टाइम बाउंडेशन कैन मेक यू कॉन्फिडेंट इन शॉर्ट टर्म, बट योर एग्जाम टेम्परामेंट इज नॉट बिल्डिंग इन इट, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन दी होल प्रिपरेशन। नाउ होता क्या है ना यार कि अपन लोग बस क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करते जाते हैं, कोई टाइम लिमिट होती नहीं है, आधे घंटे में जैसे दो ही क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन ही हो रहे हैं। अब इससे होगा क्या, एक तो आपका टाइम ज़्यादा जा रहा है, दूसरी चीज़ आपका एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड नहीं हो रहा। अब जब अपन है ना एग्ज़ाम देते हैं अपना फाइनली, तो आपकी चीज़ें भले ही आपको 70% याद हो और दूसरे 100% के वाले के मुकाबले, बट आपका टेम्परामेंट अगर ज़्यादा अच्छा होगा ना, तो आप उससे ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि यार एट द एंड आपका टेम्परामेंट ही ज़्यादा मैटर करता है। आपके टेस्ट में भी कम मार्क्स आते हैं क्वेश्चन होने के बाद भी, देन उसका रीज़न भी होता है आपका एग्ज़ाम टेम्परामेंट। तो एग्ज़ाम टेम्परामेंट इसी से बिल्ड होता है, अभी छोटी-छोटी आदतों से। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक़्त क्लॉक या फिर स्टॉपवॉच अपने साथ लेकर हमेशा चलनी है। तो ये तो अभी अपन ने कुछ तैयारी कर रही थी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। आप चलते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करने की एक तरह से प्रोसेस क्या होती है। तो पहला जो स्टेप होगा वो होगा रीडिंग अ क्वेश्चन इज़ एन आर्ट। क्वेश्चन रीडिंग इज़ द फर्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट step in the solving a question. You don't have any flight after paper. Give desired time in reading a question. Try to make outline of a question while reading. Now अब जो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जिसको मानते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोसेस में, वो होगा क्वेश्चन रीडिंग। ना क्वेश्चन रीडिंग, अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया तो आपको 50% काम तो वहीं पर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आधी जनता वहीं पे स्टिक करती है। अब बात आती है क्वेश्चन रीड कैसे करना है, तो यार एक तो उसका सबसे पहली जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ होगी वो होगी प्रैक्टिस। भाई जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा हैबिट बिल्ड होती जाएगी। एंड सेकंड चीज़ होगी कि आपको प्रैक्टिस करते वक्त ये बात ध्यान में रखनी है, आपका जो पेन और आपका जो ब्रेन होता है उसके बीच में सिंक बैठाने की। जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हो, आप वैसे-वैसे क्वेश्चन की आउटलाइन बना पा रहे हो। और लेंथी क्वेश्चन आता है तब यही प्रॉब्लम आती है कि अपन बस पढ़ते जाते हैं, फिर एंड में पता लगता है क्या चीज़ें थी। तो इसलिए हो सके तो क्वेश्चन के साथ-साथ आउटलाइन बनाते जाना। और मैंने क्या देखा है, कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ दिमाग में सोचते रहते हैं कि हाँ, हाँ, ऐसा होता है। बट अगर आप एक बार हाथ में पेन लेकर कुछ को लिखोगे ना, देन आपको देखना वो क्वेश्चन एकदम सही से लिखा हुआ में आ जाएगा और आपसे सिली मिस्टेक भी थोड़ी कम होंगी। तो क्वेश्चन रीड और अच्छे से करना है। अब बात आती है सेकंड चीज़, रीज़न्स ऑफ नॉट गेटिंग अ क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं आने के क्या रीज़न हो सकते हैं? तो पहला 2 ही रीज़न हो सकते हैं। पहला, या तो आपको मेथड क्लिक नहीं कर रहा है या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं है। तो पहले रीज़न होगा अगर आपको मेथड क्लिक नहीं कर रहा, तो अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, देन बेस्ट थिंग यू शुड बी डूइंग इज़ सॉल्विंग एंड ऑब्जर्विंग सॉल्व्ड एग्जांपल। इट विल एक्चुअली गाइड यू टू हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन। अब कभी-कभार क्या होता है ना, अपन को क्लास में पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, बट अपन से क्वेश्चंस ही नहीं हो पा रहे। देन उसका उसके लिए आपको सबसे बेस्ट चीज़ आप जो कर सकते हो ना, वो होगी सॉल्व्ड एग्जांपल्स करो। मैंने अपने टाइम पे अच्छे से करे थे, क्योंकि यार सॉल्व्ड एग्जांपल ऐसी चीज़ होगी ना जो कि आपको क्वेश्चंस करना सिखा देगा कि आपको क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। कि भाई अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ गिवन हो, देन आपको इस अप्रोच का यूज़ करना है। तो इसलिए सॉल्व्ड एग्जांपल एक तरह से आपका पर्सनल मेंटर की तरह है, जिसको आप काम में ले सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मेरा सबसे बेस्ट सजेशन रहेगा सॉल्व्ड एग्जांपल्स करो, देखना आपको आराम से सोचना आ जाएगा कि कैसे सोचते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है? नाउ सेकंड चीज़ आती है आपके पास कि आपको कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं रहना, तो ये दिस प्रॉब्लम हैज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। अगेन रीड द कॉन्सेप्ट एंड ट्राई टू डू क्वेश्चंस ऑन दैट।
अब कॉन्सेप्ट याद नहीं रहते तो उसका तो यार बिल्कुल सीधा सा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा और उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, या तो आपने वो पढ़ा नहीं पहले या फिर पढ़ा था तो भूल गए। तो ये चीज़ का तो बिल्कुल सीधा सा ही आंसर है। नाउ अगली चीज़ आती है आपके पास कि सिली मिस्टेक्स, कि भाई क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो चुभती है एक स्टूडेंट को वो होती है सिली मिस्टेक, की भाई सिली मिस्टेक्स को कैसे रिड्यूस करना है। नाउ तो जो यार सिली मिस्टेक्स होती है ना यार, वो कुछ ऐसे कांटे की तरह होती है जो कि जिसको मतलब ऐसा होता है ना जो अपन को पता भी नहीं रहता, बट वो चुभ जाता है तो बाद में बहुत दर्द होता है, तो उसको इनको रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात आती है सिली मिस्टेक को रिड्यूस कैसे करें। तो पहले स्टेप आएगा एनालाइजिंग मिस्टेक्स। सेपरेट योर मिस्टेक्स इन 3 पार्ट: कैलकुलेशन एरर्स, कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन मिसइंटरप्रिटेशन एंड फॉरगेट कॉन्सेप्ट आफ्टर योर टेस्ट। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है ना, अपनी सिली मिस्टेक्स को देखना है कि आपकी सिली मिस्टेक्स हो कहाँ पे रही है। तो मेजरली अपने 3 तरह से सिली मिस्टेक हो सकती है। पहली चीज़, या तो आपको कोई कैलकुलेशन एरर हो रहा है आपके साथ, या फिर सेकंड चीज़ आप या तो क्वेश्चन को आपने गलत पढ़ लिया, या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट गलत याद था, या फिर थर्ड चीज़ हो सकती है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं था। इसके अलावा कोई चौथा रीज़न मेरे को तो नहीं दिखता। ठीक है? अब अपन ने पता लगा लिया अपनी सिली मिस्टेक्स कौन-कौन सी, इनको अपन ने सेपरेट कर लिया कि ये सिली मिस्टेक है। तो बात करते हैं इनको और कैसे करना है। तो if you are doing calculation error, increase number of questions. If question misinterpreted, then follow previous point. And if concept is forgotten or misinterpreted, study that. तो अगर आप कोई कैलकुलेशन एरर करते हो देन आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी, देन ही आपका कैलकुलेशन एरर हो सकता है। इसके लिए मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर मेथड नहीं है जिससे आप कैलकुलेशन एरर कर सकते हो। इट इज़ कोर प्रैक्टिस। नाउ इफ क्वेश्चन मिसइंटरप्रेटेड, आपने कोई क्वेश्चन गलत पढ़ लिया तो उसके लिए अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। अगर वीडियो को पॉज़ करके सोच सकते हो तो सोचो, नहीं तो बैक जाके बाद में देख लेना, ठीक है? देन फॉलो प्रीवियस पॉइंट, ओके? इफ कॉन्सेप्ट इज़ फॉरगॉटन और मिसइंटरप्रेटेड, स्टडी दैट। अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट गलत याद कर लिया था या फिर कॉन्सेप्ट आपने को याद नहीं था, देन आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत है और उसपे कुछ क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। तो सिली मिस्टेक्स का देखा जाए तो बहुत मोटा-मोटा ये 3 चीज़ें ही हैं कि भाई ये चीज़ें होती हैं, बट इन पे जब वर्क करोगे ना तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। मतलब थोड़ा प्रॉब्लम भी नहीं बोल सकते, थोड़ा-सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा तभी जाके रिड्यूस होंगी। एंड एक और चीज़, सिली मिस्टेक्स कभी भी ज़ीरो नहीं कर सकते। मतलब जैसे AIR-1 हुआ, वो भी सिली मिस्टेक्स, उसको रिड्यूस करने में हालत ख़राब हो जाएगी, बट हाँ, सिली मिस्टेक को आपको 99% तक रिड्यूस करना है। मतलब जितना हो सके ना मैक्स उतना रिड्यूस करना है, क्योंकि एक सिली मिस्टेक भी होती है ना बाद में बहुत ज़्यादा चुभती है, ठीक है? नाउ अगली चीज़ आएगी, कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इनके अलावा ध्यान में रखने हैं अपने साथ, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्विंग इज़ रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। नाउ उसको थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं अपन। अब आप यार यहाँ पर मेरा ये पूरा सेशन जैसे 5 बार देख लो, बट यार जब तक आपको कोई कॉन्सेप्ट ही याद नहीं, समझ में नहीं आएगा, तब तक आप उसकी क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे? मतलब आपने देख लिया कि भाई क्वेश्चन सॉल्विंग क्या करते कैसे करते हैं, प्रैक्टिस कैसे करते हैं, बट जब तक आपको पता ही नहीं कि वो एक्चुअली में क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, तो उसको प्रोसेस को जानने के बजाय एक बार थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर भी ध्यान देना कि वो होता कैसे है एक्चुअली में, ठीक है? नाउ अगली चीज़ आएगी आपके पास, मार्क द इम्पोर्टेंट। अब ये एक ऐसी हैबिट होती है जो कि यार बहुत आपको मतलब ऐसा होता है ना कि पैसिव हैबिट बोल सकते हो इसको, कि मतलब आप इसको धीरे-धीरे करते जा रहे हो, एंड में आपको उसका बेनिफिट मिलता है अलग से। जैसे कि अब क्या होता है जब अपना एंड का एग्ज़ाम डे आता है ना, तब आप ऐसा तो नहीं आपने अभी तक पूरे 2 साल की जर्नी में 1000 2000 जितने भी क्वेश्चन करे थे, आप उनको एक साथ सॉल्व कर पाओगे। तो उस टाइम पे जो बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना, वो ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंट होता है। अब आप यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन करते जा रहे हो, आपने जो मैंने पहले प्रोसेस बताया वो भी अच्छे से करते जा रहे हो, आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं। बट यार आप उनको जब तक मार्क नहीं कर रहे क्वेश्चंस को, देन आप फाइनली जब रिवाइज़ करोगे तो आप उनको सेग्रीगेट नहीं कर पाओगे, और तब उनको कुछ करने का मतलब होगा नहीं, क्योंकि ऐसा वो क्वेश्चन करा हुआ क्या काम का जो आपको एंड में याद ही ना है। तो इसलिए क्वेश्चन को मार्क करने की हैबिट तो अच्छे से डालनी है। हो सके तो एक पर्टिकुलर कॉपी भी बना सकते हो जिसके अंदर आपका कलेक्शन होगा बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स का, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स को ज़रूर मार्क करना, जो भले ही आपको आपके टीचर्स बताएँ या फिर आपको खुद से लगे। नाउ अब तो ये अब अपन ने कर ली न्यूमेरिकल्स की बात, अब बात करते हैं पीसीएम डिस्कशन। मतलब अभी जो आपकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में सब्जेक्ट चल रहे होंगे कि उनके अंदर आपको आपकी क्या अप्रोच रखनी है जिससे कि आप उनमें अच्छा एक्सेल कर पाओ। सो पीसीएम में अपना पहले सबसे आएगा फिजिक्स। अब फिजिक्स में आपके चल रहा होगा चाहे से शायद से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना आपको खुद को भी पता ही होगा कि आपके एडवांस में और मेंस में दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मतलब कंफर्म होता है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
अब जहाँ तक बात है इसकी लिंकिंग की, तो यार देखो ये ऐसा पोर्शन है जिसमें आपको थोड़ा मैकेनिक वाला पोर्शन भी काम में आएगा थोड़ा-सा, एंड आपका मतलब ज़्यादा भी नहीं आएगा कि बहुत हार्डकोर आएगा, बट हाँ, इतना पता होना चाहिए कि मतलब बेसिक चीज़ें कैसे काम करती हैं। और जहाँ तक बात रही नेक्स्ट वाले चैप्टर की, जो उसके आगे वाले चैप्टर्स आएँगे, उसमें कई कॉन्सेप्ट्स तो आपके ऐसे आएँगे जो कि बस इसके अंदर टर्म्स चेंज होगी उस चैप्टर में, बाकी सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। तो मतलब इतना तो पता लग गया अपन को, इम्पोर्टेंट चैप्टर है काफ़ी। तो अब इसके ऊपर प्रिपेयर कैसे करना है? तो यार इलेक्ट्रोस्टैटिक में मेरा जो सजेशन रहेगा वो ये अप्रोच रहेगी कि आपको जो आपकी डेरिवेशंस होती है ना, जो आपकी फ़ॉर्मूलाज़ की, उनके ऊपर फ़ोकस करना है। कि मतलब अभी आपके जैसे कि आपको सर ने आज जो भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाया आपके नोट्स में, तो उसकी जो डेरिवेशंस होती है ना, उसकी प्रोसेस को देखो कैसे हुई। क्योंकि जब आप डेरिवेशन देखोगे ना, देन आपका जो कॉन्सेप्ट जिस लेवल पे स्ट्रॉन्ग होगा ना, वो बहुत ज़्यादा तगड़े लेवल पे होगा। एंड दूसरी चीज़, जब आप डेरिवेशन करोगे ना, देन आप है ना कोई ऐसा नया कुछ क्वेश्चन, इनोवेटिव क्वेश्चन होगा ना, उसके ऊपर भी आप दिमाग लगा पाओगे। तो डेरिवेशंस पे फोकस करना है, आपको फार्मूला याद भी लॉन्ग टाइम तक हो जाएंगे, एंड आपका कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होगा। अब उसके बाद जहाँ तक बात रही प्रैक्टिस की, तो यार प्रैक्टिस में मेरा ये सजेशन रहेगा आपको, मॉड्यूल जितना भी होता है ना, मॉड्यूल पूरा कर लो, वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर कोई टाइम मिलता है देन आप दूसरे बुक में शिफ्ट कर सकते हो, बट मॉड्यूल डीपीपी जितने भी होंगे ना, वो सारे सॉल्व कर देना। बाकी मेन फोकस वही अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे लगाना है। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जितना मेरा वो है एक्सपीरियंस है, मैंने जितना देखा है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनसे काफ़ी ज़्यादा रिसेंबल करते हैं अपने आगे वाली चीज़ें। मतलब ऐसा होगा कि आपके जो पहले वाले क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर के, उनमें कुछ बस मॉडिफिकेशन ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा ऐसे नया बनाने का ट्राई नहीं होता। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अपन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस करना है, वो तो मतलब किसी भी में भी नहीं करना, बट इसमें स्पेशली नहीं करना। एंड ऑल्सो इसके अंदर कभी-कभार क्या होता है, मैकेनिक्स वाला पार्ट आता है, तो जिन बच्चों का बैकलॉग्स में था मैकेनिक्स, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस चीज़ के लिए अपन को भाई अपने लिए से समझ लो, ये बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है। अभी अपन को रिमाइंडर आ गया, तो अपन को जैसे ही क्या करना है, कोई भी कॉन्सेप्ट मिलता है मैकेनिक्स का, जो कि अभी काम आ रहा है और आपको पता नहीं है, जल्दी से आपको कोई रिकॉर्डेड लेक्चर होता है वो देखना है, या फिर आपको कहीं से भी नेट पे से कोई रिसोर्स मिलता है, वहाँ से देख लेना है और उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना है। अब आपका वो बैकलॉग भी क्लियर हो जाएगा और इसमें भी हेल्प हो जाएगी। तो ये चीज़ रही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। तो केमिस्ट्री के ऊपर आपका चल रहा होगा चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जेईई एडवांस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें से कि मतलब बहुत ज़्यादा भर-भर के क्वेश्चन्स आते हैं। मतलब लिटरली नंबर ऑफ क्वेश्चन्स इस अकेले चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अब बात आती है इसको सॉल्व करने की, अपन को अप्रोच क्या रखनी है। तो यार जैसा कि अपन को पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ फुल्ली लिंक्ड सब्जेक्ट की, मतलब आपका पहले की जीओसी भी इसमें काम आएगी, जो आपके पहले चैप्टर में पढ़ी हुई कुछ रिएक्शंस की मैकेनिज्म भी आपके काम में आएगी। इसलिए इतना तो पता है अपन को काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है। क्वेश्चन जब बनेंगे तो उसके अंदर भी ऐसा नहीं होगा कि एल्डिहाइड कीटोन से बन गए, कि भाई आपकी 5 4-5 चैप्टर्स के रिएक्शन दे दिए और उनसे बना लेना है। बट यार जब तक आपको सारी चीज़ें सही से पता है ना, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ईज़ी सब्जेक्ट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगेगा। क्यों? क्योंकि इसको अगर आपको सारी चीज़ें आती है, देन आपको सॉल्व करने का टाइम बहुत रिड्यूस हो जाता है और आपका दिमाग भी चलने लग जाता है। तो इसलिए अब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको इस वाले पर्टिकुलरली चैप्टर को अपने को अप्रोच क्या रखनी है। तो यार अगर आपको मेरा ये सजेशन रहेगा कि कोई बेसिक पहले का चीज़ें क्लियर नहीं है, जीओसी के कॉन्सेप्ट हो गए या फिर दूसरे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट हो गए, देन यार आपके पास अब ये अपॉर्च्युनिटी है उन चैप्टर्स को क्लियर करो, क्योंकि इसके अंदर आप सिर्फ रटते जाओगे ना, तो उससे कोई मैथ वो नहीं निकलेगा, सेंस नहीं निकलेगा। हाँ, आपको नेम रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेनी है, क्योंकि यार इवन इन एडवांस भी आपको कभी-कभार ऐसा हो जाता है, आपको मैकेनिज़्म को कोई लेना-देना नहीं होता। अगर आपको पता है कि ऐसा करने पे ऐसा होता है, देन आप क्वेश्चन को मार्क कर देते हो। तो हाँ, आपको मैकेनिज़्म वगैरह ये चैप्टर अभी जो चल रहा है उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट यार अलग से टाइम निकालना है ताकि आप पहला वाला कर सको, जिससे कि आपको भी पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वो चीज़ तो करनी है। बात आती है कि सॉल्व क्या-क्या करना है इसके अंदर। तो मॉड्यूल इसके अंदर मोर देन सफिशिएंट है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, बट स्टिल अगर आपको कोई बुक चाहिए तो इसके अंदर आप एक बुक कर सकते हो। वो होगी एमएस चौहान बुक, मतलब एमएस चौहान के अंदर आपको भर-भर के क्वेश्चन मिलेंगे और वो भी बहुत ज़्यादा वैरायटी के, डिफरेंट वैराइटीज़ के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपने वो बुक कर ली ना पूरी अच्छे से समझ-समझ के, देन तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका बिल्कुल ऑर्गेनिक में फुल में से फुल पक्का है। मतलब इतनी भी गारंटी नहीं दे सकता फुल में से फुल की, बट स्टिल आपको जो भी क्वेश्चंस आप कैपेबल होंगे उतना करने के, ठीक है? तो ये बात हो गई आपकी ऑर्गेनिक की। नाउ अब चलते हैं आपके मैथ्स के ऊपर। भाई मैथ्स में आपके कौन से चैप्टर चल रहा होगा? लिमिट्स वाला चल सकता है। तो लिमिट्स के अंदर अपन को क्या अप्रोच रखनी है? तो पहली बात तो जानते थे लिमिट्स इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। अब अपन को पता है यार, एडवांस में तो मोस्टली लिंक होते ही हैं क्वेश्चंस, क्योंकि आपको 18 क्वेश्चंस होते हैं और चैप्टर इतने सारे, तो लिंकिंग तो करते हैं। बट मेंस वगैरह में भी से क्वेश्चन आना कन्फर्म होता है, एडवांस में भी आना कन्फर्म होता है, तो ये ऐसे चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन आना तो कन्फर्म होगा। अब बात आती है लिमिट चैप्टर के ऊपर।
तो लिमिट्स एज अ थ्योरी वाइज तो बहुत कम चैप्टर है, मतलब आपको इसके अंदर थ्योरी देखने को कम मिलेगी बहुत ज़्यादा, बट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मांगता है चैप्टर, तो अपन को पता लग चुका है इस चैप्टर के अंदर थ्योरी पे थोड़ा कम फोकस करना है, मतलब थ्योरी पे करना तो है, बहुत इजीली हो जाएगी थ्योरी पे, इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी, मेन एनर्जी अपन को आई पे लगानी है इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग पे, मतलब बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़नी है अपन को। आपका जो मॉड्यूल है उसके अंदर अच्छे से क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के अंदर से भी जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उनका भी कलेक्शन इसके अंदर दे रखा है, डीपीपीस वगैरह के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, तो उनको सॉल्व करते जाना। एंड जहाँ तक बात रही एक्सटर्नल बुक की, तो यार अभी अपन ड्रॉप ईयर में है, तो मेरा ये सजेशन रहता है कि जितना कर रहे हो ना 70-80% वो अच्छे से कर लेना, बट अगर आपके पास टाइम निकाल पाते हो देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अ बुक। तो अगर आपको टाइम मिलता है और आप बुक करना चाहते हो तो उसके अंदर एक बुक आती है अपने समीर बंसल नाम से, तो वो कैलकुलस की बुक है। उसके वो बुक ऐसी है जो कि मेरे को लगता है अभी मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट क्या मोस्ट डिमांडिंग या फिर मोस्ट अच्छी सबसे अच्छी बुक है वो, मतलब अभी इस टाइम पे वो उसके अंदर जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल तक के हैं, एडवांस लेवल तक के, बस उसकी यही कमी है उसके अंदर मेंस लेवल का सेगमेंट नहीं है, एडवांस लेवल का ही है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ मॉड्यूल करना ज़रूरी है पहले, क्योंकि वो आपको बहुत नीचे से ऊपर लेके जाता है जिससे आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन होता है, तो इसलिए मेरा ये सजेशन रहेगा मॉड्यूल अच्छे से कर लो पूरा। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम आती है देन यू शुड गो फॉर अ एक्सटर्नल बुक दैट इज समीर बंसल। नाउ आज के सेशन में इतना ही था, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, और मैं होप करता हूँ आपको इस आज के सेशन से काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल चीज़ें पता लगी होंगी। एंड यार बस इतना ही बोलना चाहूँगा यार कि जो भी चीज़ कर रहे हो ना उसके अंदर 100% अपना दे देना, ताकि जिससे आपको बाद में रिग्रेट ना हो किसी चीज़ का बाद में। और हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, ये अभी सेशन देखने के बाद भी ऐसा नहीं कि आप ऐसे 5 सेशन पे टपक पड़ो कहीं और से भी, बट यार आप लोगों को खुद से हार्डवर्क करना पड़ेगा तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे और डेफिनेटली मिलेंगे। सो आज के सेशन में इतना ही था, अगले सेशन में मिलते हैं आपसे अगली ऐसी चीज़ें लेकर, तब तक के लिए बाय।